हेलो प्यारे बच्चों। आपको वर्ष 2023-24 के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान विषय की जारी कर दी गई है। तो हम आपके लिए कक्षा 7 का विषय विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ओके, कुछ इस तरीके का आपको इस फ्रंट पेज देखने को मिल रहा होगा। और बच्चों, आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको प्रोजेक्ट कार्य भी दिए गए हैं, जैसे कि अध्याय 1 में आपको प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 भी दिए गए हैं। तो हम ये प्रोजेक्ट कार्य का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे हर चैप्टर्स के। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से। तो यही आपका जो कोई आपको मिली होगी, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, तब तक आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और फिर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपको पुस्तिका मिली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अध्याय 1, जो कि है पादपों में पोषण। तो हम आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर इसके बाद आपको देखिए अध्याय 7 तक ये है। बच्चे टोटल यहाँ पर 13 हैं। हम 13 का 13, 1 से 13 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। और यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा मैं आपको। ओके, और जो भी बच्चे हैं और अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वह मुझे ना सिर्फ इस जो बुक है उसकी पीडीएफ सेंड कर दें। कहाँ पर सेंड करना है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा की मैं आईडी जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आप वहाँ से मुझे मैसेज करें तो मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन जो आपकी बुक मिली उसकी पीडीएफ मुझे अगर आप दे देती हैं तो उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं जो कि अध्याय 1 है पादपों में पोषण। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे पाठ की पूर्व तैयारी में यहाँ से आपको ये पहले मिलाने को मिलेगा। कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। तो यहाँ पे सूर्य से, तो सूर्य से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। जड़ों से क्या होते हैं, पानी के पोषक तत्व वो रहते हैं जो ऊपर जाते हैं। पत्तियों से, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस तरीके से आप इसे करेंगे। फिर अब आपका जो अध्याय होता है प्रश्न 1, जो कि है आपके रिक्त स्थान है, ये आपको बुक जब मिलेगी देखने को तब आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला है कि भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और हैं। तो भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और क्या, खनिज लवण हैं। तो बच्चों यहाँ पर खनिज लवण कर देना है। दूसरा देखिए, पादप जल, क्लोरोफिल, खालिस्तान एवं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। तीसरे में पादपों में हरे रंग का वर्णक किसके कारण पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पाया जाता है। और घटपर्णी एक क्या है, कीटभक्षी पौधा है। ओके, अब कीटभक्षी पौधा क्या होती है ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है उससे हम समझेंगे। पांचवा देखिए, सहजीवी अपना आवास एवं तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो सहजीवी अपना आवास एवं पोषक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इस तरीके से आप रिक्त स्थान जो दिए गए इनको पूरा कर लीजिएगा। ये आपकी न्यू सेशन की जो नई बुक है वही हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। फिर बच्चों आपसे पूछे जाएंगे आपके सही विकल्प। तो यहाँ पर पहला सही विकल्प देखिए ये कि पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं। तो पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि होती है उसे हम पोषण कहते हैं। यहाँ पर आप इसका सही आंसर लिखोगे पोषण। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखिए कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो ये रंध्र स्टोमेटा कहलाते हैं। तो दूसरे का आपको ऑप्शन डी कर लेना है सही। बच्चों इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उस पोषण विधि को कहते हैं। तो हमें बताना उस पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं ऐसे, क्या इसमें मृत एवं विघटित पदार्थों से, तो इसे क्या मृत जीवी पोषण कहते हैं क्योंकि वो मरे हुई हैं और विघटित हैं, है ना। तो उनसे क्या करेंगे, मृत जीवी पोषण। अब पोषण तो हो रहा है ना, तो उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। प्रश्न 4 देखिए, पादपों की प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप करेंगे पादपों को प्रोटीन निर्माण। अब प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा किसकी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपने देखा हो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे नाइट्रोजन चाहिए होती है। ओके, तो इसलिए वह करते हैं। हम धीरे धीरे और एक्सप्लेन करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा।
चलिए इसके बाद देखिए कि रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो इस पेड़ की जो खिचड़ी होती है उस जो वो पेड़ है उसकी सब्जी बनाई जाती है फलियों की। ओके, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 6। यहाँ पर आपका प्रश्न 6 है कि ऐसा पौधा जिसकी पत्तियाँ घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं, तो क्या होते हैं? तो ये होती हैं नेम्फेतस यानी कि घटपर्णी पौधे होते हैं। अब क्या घड़े के आकार, घट यानी कि क्या होता है? घड़ा होता है। तो यदि ब्रैकेट को आप देखोगे ना तो आप ऐसे ही सही कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं उसे हम घटपर्णी पौधा कहते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रश्न 7 है कि मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो आप इसका उत्तर करेंगे मूल रोम। ऑप्शन डी आपका इस सही होगा। ऑप्शन डी। बच्चों आपको यही क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अन्य सब्जेक्ट मिल जाए, क्योंकि मुझे अभी ना विज्ञान विषय की बुक ही मिली है। यदि आप चाहते हैं कि आपको गणित का और गणित, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की मिले, तो ये यदि आपके पास बुक आ गई है तो मुझे आप इंस्टा पर मैसेज कर सकती हैं कि सर मेरे पास बुक आ गई है, तो फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। ओके, चलिए प्रश्न 8 देखिए कि वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नांकित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है ना? तो निम्नांकित में से जो शैवाल होता है वो उसमें क्या क्लोरोफिल पाया जाता है? तो इसका 8वें का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही रहेगा। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। यदि आप चाहें तो इसे विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 1 के विषय वस्तु 1.1 पैराग्राफ 1 एवं 3 के उत्तर से खोज कर लिख भी सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है। उत्तर लिखेंगे कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन एवं खनिज लवण हैं। ओके, अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कि पौधे की किस भाग को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है और एवं क्यों? तो जो पत्तियां होती हैं वो पौधे की खाद्य प्रक्रिया, पत्तियों को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है। तो पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर आपने कर लिया है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर की मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और शूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मरुस्थलीय पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूप में हो जाती हैं। ओके, तो इसलिए होती हैं क्योंकि मरुस्थल में पानी वैसे ही कम होता है और अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो उसमें फिर उसकी जो एनर्जी रहेगी वो बिल्कुल चली जाएगी, इसलिए वे सल्क और शूल रूप में हो जाती हैं। बच्चों अब देखिए प्रश्न 4 कि क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 4 यानी कि पेज 1 से 6 तक कंप्लीट देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो जो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज जल वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। वाहिकाएँ होती हैं। अब वाहिकाएँ क्या होती हैं? एक तो होती है जाइलम होता है, जाइलम, और एक होता है फ्लोएम होता है, फ्लोएम, है ना? तो जाइलम द्वारा जल पहुंचता है पत्तियों तक और फ्लोएम द्वारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह पहुंचता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है कि स्वपोषी तथा विषमपोषी की परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो चलिए स्वपोषी को हम करेंगे परिभाषित। तो यहाँ से लिखेंगे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी में आप लिखेंगे कि ऐसे जीव जंतु पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ओके, तो जो स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी होते हैं और जो पादपों द्वारा करते हैं वो विषमपोषी होते हैं। अब स्वपोषी में आप पेड़ पौधों को लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, और विषमपोषी में आप मानव को लिख सकते हैं, है ना? तो ये आपको उदाहरण लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर कि पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं।
इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इस तरीके से प्रश्न 7 का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 के बाद प्रश्न 8 है कि परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए इसका हम उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर परजीवी आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि अमरवेल। बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मृतजीवी तो ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक। ओके, तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, जो कि है कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो चित्र आगे है, हम वो उसको समझाएंगे। तो पहले आप लिखेंगे इसका उत्तर, हिंदी जो की भाषा है, कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप में पत्ते का शीर्ष भाग होता है, ये आकार का होता है, जिसमें क्या होते हैं, पत्ते के रोम होते हैं, और जब कोई कीट गट्टे में प्रवेश करता है तो वह रोम के बीच फंस जाता है। बच्चों आप गूगल पर सर्च करना कीटभक्षी पौधा, तो यहाँ पर आपको कीटभक्षी पौधा लगा बना लेना है। इसके बाद प्रश्न 10 देखिए। यहाँ से आप प्रश्न 10 देख पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्थित चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो समीकरण आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। ओके, ये आपको डायग्राम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब व्याख्या करना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप प्रश्न क्रमांक 10 को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़कर जरूर जाएं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि पादपों द्वारा लगातार पोषक तत्वों का उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरकता खाद मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त मृदा में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हेतु फलीदार पादप जैसे चना, मटर, मूंग आदि उगाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों यहाँ से आपके स्टार्ट होती हैं प्रोजेक्ट कार्य। जो प्रोजेक्ट 1 है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट 1 में है कि विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज पर लगा चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो पत्ती का चित्र हमने यहाँ पर चिपकाया हुआ है। पत्ती का नाम है नीम की पत्ती और औषधि में उपयोग होता है। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या वो बोलते हैं, नीम के अलावा आप जो भी पत्ती आपको बनाना आता हो, चाहें तो आप औषधि में आपको उपयोग भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको उसका पता नहीं हो। बहुत सारी ऐसी पत्तियां हैं जिनके हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली नीम की पत्ती का ही यूज किया है। आप तुलसी की पत्ती बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। अब आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों वो आप स्वयं करेंगे। उसमें कुछ नहीं, आपको 5 फलों के बीज एकत्रित कर चिपकाना है। ओके, और फलों से प्राप्त हुए उस फल का नाम लिखना है। तो ये आपको जरूर करना है। तो इस तरीके से हमने अध्याय कंप्लीट कर लिया है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप देखिए वर्ष 2023 के लिए आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी कर दी गई है। तो हम आपको कक्षा 7 विषय विज्ञान का सॉल्यूशन बता रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने अध्याय 1 बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपको अध्याय 1 है आपका पादपों का पोषण, ठीक है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अब आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 जो कि है प्राणियों में पोषण, इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों की अध्याय 1 में हमने अध्याय 1 तो कंप्लीट किया ही था, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट इसमें दिए गए थे प्रोजेक्ट 1 और 2 अध्याय 1 में वो भी हमने कंप्लीट किए थे। इसी प्रकार से अध्याय 2 में भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो बुक है, ये जो आपको बुक दिख रही है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसकी
फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पर। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, है ना, यदि आप चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन मिले। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल हो रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बाकी का काम मेरा रहेगा। ठीक है, तब तक आप अध्याय 2 का सॉल्यूशन देखिए। तो इस तरीके का आपको कुछ दिया जाएगा। फिर इसके आगे आपसे पूछा गया है कि आपको लिखना है आपकी सहपाठी का नाम और प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या क्या खाता है वो, है ना। जब आपको ये बुक मिल जाएंगी तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहला लिखना है मनीषा। बच्चों ज़रूरी नहीं कि आप मनीषा लिखो, आप अपनी सहपाठी का नाम और कुछ भी होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम हो, ज़रूरी इन नामों को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन लेते हैं वो दूध और दाल के द्वारा। आस्था है जो कि दही, दाल और पनीर से प्रोटीन लेती है, जबकि नैन्सी है वह दाल और दूध से, और रीता है वह अंडा से लेती है, और जो बोधन है वह मछली से, और सूर्या है जो मूंगफली और दूध से क्या लेता है, प्रोटीन लेता है। और जो नैतिक है, नैतिक एक लड़की का नाम है, वो मछली और अंडा खाता है। उस देखिए मछली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें प्राप्त होती है। सुजीत है बच्चों, सुजीत दूध और अंडे से लेता है, जबकि विनय है वह दूध और अंडा दोनों का यूज करता है, और आशीष अंडा, दाल और पनीर से प्रोटीन लेता है। तो सबसे पहले आपको ये एक टेबल मिलेगी। ये जैसे ही आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये टेबल भर देना है। अब बच्चों ये नाम आप चेंज कर सकते हो। आशीष की जगह आप रवि कर सकते हो, विनय की जगह आप गौरव कर सकते हो, सुजीत की जगह कार्तिक कर सकते हो, नैतिक की जगह अब एनी अदर आप अपने हिसाब से जो आपके दोस्त हों आप उनके नाम लिख दीजिएगा, और जो यहाँ आप चाहें तो आप वो लिख लीजिएगा। ओके, ये आपके हिसाब से है, कोई आपको वैसा नहीं कि आपको बुक का ही एज इट लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थान। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जो रियल क्वेश्चन, जो आपका पार्ट 2 है ना, पादपों में पोषण। तो पहला था ये, दूसरा आपका यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कौन सा चैप्टर है। तो चलिए इसमें क्या रिक्त स्थान में बताना। तो पहले देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में विघटन कहलाता है, तो ये पाचन कहलाता है। ओके, यहाँ पर आप पहले में पाचन करेंगे। खाली स्थान कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो ये कौन करती है, तो इसका उत्तर करेंगे स्टार फिश। इसके बाद तीसरा देखिए, आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, तो आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर होती है, तो ये होती हैं स्वाद कलिकाएँ होती हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे इसका सही उत्तर स्वाद कलिकाएँ। इसके बाद देखिए 5, आमाशय का स्त्रावण करता है, तो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। तो इस तरीके से आप रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। रिक्त स्थान के बाद पार्ट 2 में आपको जो दिया जाएगा वह है आपका सही विकल्प। तो इसमें पहला प्रश्न है कि लाल ग्रंथि रस स्त्रावित होती है, तो ये लाल जो ग्रंथि है वह लाल रस से स्त्रावित होती है, तो आप इसका सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी। इसके बाद दूसरा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का स्त्रावण करती है, और जो शरीर की वो क्या है, यकृत है। ओके, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्तरस का स्त्रावण करती है, आप सभी को पता होना चाहिए। यकृत को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। इसके बाद देखिए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों की समान रचनाएं कहलाती हैं। जो क्षुद्रांत होता है, एक क्षुद्रांत होता है, एक बृहद्रांत होता है, एक यकृत होता है। ये तीनों आपको समझना चाहिए। जो हमारे जो पाचन तंत्र होता है मनुष्य का, उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। तो इसमें क्या बोला कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों की समान रचनाएं क्या होती हैं, तो ये दीर्घ रोम होती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है कि मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि अब सेल्यूलोज क्या होता है आप सभी को पता होगा। जैसे हम ककड़ी खाते हैं ना, तो ककड़ी हमारे उसमें कुछ सेल्यूलोज की मात्रा रहती है, तो वो क्या हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि मनुष्य सेल्यूलोज युक्त भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि मनुष्य करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाली सूक्ष्मजीव नहीं पाई जाती, तो यही आपका सही है। ओके, तो यहाँ पर आप इसका सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए इसके बाद पांचवा देखिए, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो चीरने एवं, अभी आगे आपको प्रश्न भी दिया गया है दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो उनमें आपको लिखना है कि कृंतक होता है, रदनक होता है, चवर्णक होता है ना। तो इनके कार्य भी बताया गया है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो रदनक होता है वह चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी इसका सही आंसर करोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। बच्चों यहाँ से आपके वो स्टार्ट हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न एक है कि पितरस कहाँ एकत्रित रहता है। ओके, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि पितरस पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो इसका सही आंसर आप लिखोगे पितरस कहाँ पर, पित्ताशय में होता है। इसके बाद बच्चों दूसरा देखेंगे कि सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है। तो इसका आंसर आप सही लिखेंगे कि मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। इस तरीके से आप प्रश्न 1 और 2 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दोगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न 3, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पहला है पाचन, दूसरा है अंतर्ग्रहण, तीसरा है अपशोषण, चौथा है निष्कासन और पांचवा है स्वांगीकरण। तो जो मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में करना है, तो ये क्रम सही से पहला क्या होगा आपका, होगा अंतर्ग्रहण, यानी कि वो अपने शरीर के अंदर लेगा, फिर उसे पचाएगा। दूसरे नंबर पे पाचन करेगा, फिर अपशोषण करेगा, फिर स्वांगीकरण करेगा, फिर निष्कासन यानी कि निकाल देगा। तो इस तरीके से आप इसको सही कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। पित्त रस पित्ताशय में निर्मित होता है और पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। जो पित्त रस होता है वह वसा जो फैट होती है उसके पाचन में सहायता करता है, जो कि हमारे आमाशय में पाई जाती है। ओके, चलिए प्रश्न 4 के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों यहाँ पर अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपका जो है विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखना है। तो यहाँ पर एक पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक और चौथा है चवर्णक। तो चलिए अब इनके कार्य भी देख लेते हैं। बच्चों इनके कार्य में देखेंगे तो कृंतक जो होता है वो काटने के लिए, रदनक का हम फाड़ने के लिए यूज करते हैं और अग्र चवर्णक और चवर्णक चबाने के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न 6 देखिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा स्रावित होता है तथा ये किस घटक के पाचन में सहायक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें से पित्तरस स्रावित होता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से आप प्रश्न 6 का उत्तर सही से कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने प्रश्न 7 देखने को मिलता है। प्रश्न 7 है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी कि जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण भी हमें बताना है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए घास जो होता है वो सेल्यूलोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट होता है घास में, ठीक है। सेल्यूलोज नामक जो कार्बोहाइड्रेट होता है जानवरों के आहार नाल में जो अग्ननाल नाम की थैलीनुमा संरचना होती है जो सेल्यूलोज का पाचन करती है। मनुष्य में ये संरचना अनुपस्थित होती है और अभी बताया था सेल्यूलोज इसलिए हमारे शरीर में हम पाचन नहीं करते हैं, पचता नहीं हमारे शरीर में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये प्रश्न 8 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से प्रश्न 8 आप देखेंगे तो दीर्घरोम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान डमरी हुई संरचना होती है। ओके, यह उमरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पची हुई भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न 8 आपका कंप्लीट होता है। बच्चों इसके बाद देखिए प्रश्न 9। प्रश्न 9 है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि गाय भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतुओं में जो रूमिनेंट कहलाते हैं वे पत्तियां का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उसे पचाते हैं। जुगाली आप देखते हैं जब वो करते हैं तो लार जो निकलती है वो उसी समय निकलती है। ओके,
यहाँ से प्रश्न 10 देख सकते हैं स्क्रीन पर। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखना है। तो चलिए पहले मुख्य भागों के नाम देख लेते हैं, फिर इसका नामांकित चित्र भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग, जिसमें पहला होता है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रसिका, तीसरा है आमाशय और चौथा है क्षुद्रांत, पांचवा है बृहद्रांत और ये मलद्वार यानी कि गुदा। अब चलिए इसका जो डायग्राम रहेगा वो किस तरीके से बनाना है। यहाँ आप इसका डायग्राम देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ओके, चलिए या पर आप मानव पाचन तंत्र सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको गूगल पर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 में 2 प्रश्न है, आ और बा। आ में पूछा गया है कि अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अमीबा पादप द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है जो खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। ये आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को मिल रहा है अमीबा का। इसके बाद इसका भाग बा है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। तो इसमें पहला है अंतःग्रहण और दूसरा है स्वांगीकरण। तो अंतःग्रहण क्या होता है कि मुंह के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। और स्वांगीकरण क्या होता है कि रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वह आपकी स्वांगीकरण कहलाती है। तो इस तरीके से आप पहले और दूसरे जो प्रश्न 11 के उत्तर है आ और बा का उत्तर कर लेंगे। अगर आपको तो आप कंप्लीट और डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप गूगल पर सिंपली सर्च कर लीजिएगा मानव उत्सर्जन तंत्र और अमीबा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब चलिए प्रोजेक्ट आपका बच रहा है तो प्रोजेक्ट और कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो पेज नंबर 14 पर हम आ चुके हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे ना, तो जैसे ही मैं अब अध्याय 3 की वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। ओके, तो चलिए प्रश्न 1 है प्रोजेक्ट 1 में, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दी गए स्थान पर एक पोस्टर हमें धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा भी लिखना है। ठीक है, तो आपको ये नारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर शरीर का रखना है ध्यान तो आज से बंद करो धूम्रपान। तो ये आपको यहाँ पर इसे जो एक डायग्राम बना देना है। यहाँ पर सिगरेट है, इसको नो स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग भी लिख सकते हैं। इसके द्वारा आपको ये पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 आता है आपका, जीवन रक्षा घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग भी आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर बनाने की विधि और उपयोग। तो बनाने की विधि क्या होती है कि जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं उसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर तैयार किया जाता है। और उपयोग कब आता है, जब हमें उल्टी व दस्त आते हैं तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, निर्जलीकरण में और कमजोरी लगने में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है अध्याय 2 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।